जर्मन नाजियों ने अटलांटिक महासागर में एक मछली पकड़ने वाली नाव को रोका। अफसर हमेशा की तरह नाव पर चेकिंग करने चढ़ा, लेकिन तभी सामने खड़े एक तगड़े आदमी ने मजे लेते हुए उसे थपकी दे दी। अफसर सीधा भड़क गया। अपने हाथ वही रखो, ये देखकर पास खड़ा दाढ़ी वाला भाई डर के मारे दोनों हाथ उठाकर सरेंडर कर देता है। लेकिन कुछ ही सेकंड की शांति के बाद दोनों भाई अपनी हंसी नहीं रोक पाए। जैसे कह रहे हो मैं डर गया, मैं तो नाटक कर रहा था, अब तुम्हारी खैर नहीं। दोनों की इस बदतमीजी को देखकर अफसर गुस्से से पागल हो गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आजकल ऐसे आम लोग भी हैं जो नाजियों से नहीं डरते। लगता है इन्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसके एक इशारे पर सैनिक नाव पर मिट्टी का तेल छिड़कने लगे। अफसर ने बड़ी शांति से कहा, पिछली बार जिस आदमी ने मेरा ऐसे मजाक उड़ाया था, उसकी कब्र पर आज 3 मीटर लंबी घास उग चुकी है। मैं तुम दोनों को 2 विकल्प देता हूँ, या तो नाव पर ही जलकर राख हो जाओ, या फिर इस विशाल समंदर में कूद जाओ और तैरकर वापस जाने का रास्ता ढूंढो। मेरे सैनिक पीछे से तुम्हारा हौसला बढ़ाएंगे, और जब तुम तैर नहीं पाओगे तो तुम्हें कुछ गोलियों का इनाम भी देंगे। लेकिन विलेन हमेशा ज्यादा बोलने की वजह से ही मारे जाते हैं। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस नाव पर खून का बदला लेने वाली एक सुसाइड स्क्वाड मौजूद है, और खासकर ये भालू जैसा दिखने वाला बड़ा भाई। इसका कोई और शौक नहीं, बस इसे अपने हाथों से नाजियों को फाड़ना पसंद है। ये तो बस शुरुआत थी। तुम्हें लगा खेल खत्म हो गया? ये छोटे मोटे लोग तो बस स्टार्टर थे, असली मेन कोर्स तो सामने खड़ा था। उस आदमी ने मजे से अफसर का हाथ पकड़ा और सामने की तरफ हवा में लहराने लगा। दुश्मन के जंगी जहाज ने तुरंत नाव पर हमला कर दिया, लेकिन उनका निशाना काफी खराब था। इसी बीच हमारे साथियों ने चुपचाप जंगी जहाज के हथियारों वाले कमरे में बम लगा दिया। इस धमाके के बाद तो यमराज को भी आज ओवरटाइम करना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रायन, और आज हम एक बेहतरीन फिल्म एक्सप्लेन करने वाले हैं। वर्ल्ड वॉर 2 पर बनी ये एक जबरदस्त एक्शन फिल्म है। इस सुसाइड स्क्वाड की कहानी का समय कुछ दिन पहले शुरू होता है। जर्मन सेना अपनी यू बोट नाम की सीक्रेट पनडुब्बियों के जरिए अटलांटिक महासागर में तबाही मचा रही थी। उनकी इस वुल्फ पैक रणनीति के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। लगभग पूरा यूरोप हार चुका था। इंग्लैंड अकेला पड़ गया था। ऐसे नाजुक मौके पर जर्मन पनडुब्बियों ने इंग्लैंड की समुद्री सप्लाई लाइन भी काट दी। इस मुश्किल हालात में चर्चिल ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का फैसला किया। अगर तुम पनडुब्बियों से मेरी सप्लाई लाइन काटोगे तो मैं तुम्हारी पनडुब्बियों की ही सप्लाई लाइन काट दूंगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसी सीक्रेट टीम बनाने का फैसला किया जिसका कोई सरकारी रिकॉर्ड न हो और जो छुपकर इस मिशन को अंजाम दे सके। अब आप सोच रहे होंगे कि उन्होंने सप्लाई शिप पर हवाई हमला क्यों नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि जर्मन सप्लाई शिप स्पेन के एक न्यूट्रल बंदरगाह पर खड़ी थी। अगर इंग्लैंड वहां हवाई हमला करता तो इसका मतलब था कि उन्होंने न्यूट्रल रहने का नियम तोड़ दिया। ऐसा करने पर यूरोप के बाकी देश जिन पर अभी तक कब्जा नहीं हुआ था, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ हो जाते। इससे इंग्लैंड हर तरफ से दुश्मनों से घिर जाता, और ऐसा करना अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस सुसाइड स्क्वाड का ये मिशन बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि सरकार उन्हें नहीं जानती। अगर वो अपने ही देश में पकड़े गए तो उन्हें जेल हो जाएगी, और अगर नाजियों के हाथ लग गए तो उन्हें भयानक टॉर्चर सहना पड़ेगा और दर्दनाक मौत मिलेगी। लेकिन पूरे इंग्लैंड में ऊपर से नीचे तक हर कोई जेंटलमैन बनने का नाटक करता था। तो फिर ऐसा गंदा और सीक्रेट काम करने की हिम्मत कौन दिखाएगा? किस्मत से एक ऐसा ही आदमी था जो मिलिट्री रूल तोड़ने की वजह से जेल में बंद था। ब्रिटिश आर्मी का मेजर गस। वो बहुत ही गुस्सैल और बेकाबू था, और इंग्लैंड के सो कॉल्ड जेंटलमैन वाले अंदाज से बिल्कुल अलग था। उसने आराम से 30,000 की स्कॉच विस्की की बोतल उठा ली। बड़े अफसरों ने भी उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके बाद उसने माचिस उठाई और फिर सिगार उठा लिया। जब स्पेशल ऑपरेशंस के बड़े अफसर बोल रहे थे तब वो जानबूझकर शोर मचाने लगा। अरे अब उसे हाथ वाली माचिस पसंद नहीं आ रही थी, उसे ये लाइटर ज्यादा अच्छा लगा, तो वो भी चुपके से अपनी जेब में डाल लिया। जर्मनों की उस सप्लाई शिप का नाम डचेस ऑफ ओस्टा था, जो पश्चिम अफ्रीका के समुद्र तट पर फर्नांडोपो नाम के एक आइलैंड पर छुपी थी। मिशन था उस शिप को उड़ाना। साथ ही 2 अंडरकवर एजेंट भी इस ऑपरेशन में उनकी मदद करने वाले थे। दोनों अफसरों ने एक दूसरे को बेबसी से देखा। उन्हें ये सब सहना ही था, क्योंकि सब जानते थे कि कोई जेंटलमैन इंग्लैंड को नहीं बचा सकता। इसके लिए एक पागल ही चाहिए। उसने अपने बेखौफ और बदतमीज अंदाज से इंग्लैंड के शरीफ होने का झूठा नकाब उतार फेंका था। आम दिनों के सख्त नियम और शिष्टाचार जिंदगी और मौत के इस खेल में बिल्कुल बेमानी हो चुके थे। गस ने तुरंत अपना सुसाइड स्क्वाड तैयार किया। इसमें था हेनरी हेस, जो कम बोलता था लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला था। उसके भाई को समुद्र में जर्मनों की यू बोट पनडुब्बी ने बेरमी से डुबो दिया था और वो समंदर में ही मारा गया था। दूसरा था फ्रेडी, जो कि एक बम एक्सपर्ट था। वो समंदर के बेटे जैसा था। गस की माने तो अगर उसके पैर भी बांध दिए जाएं तो भी वो इंग्लिश चैनल तैर कर पार कर लेगा। तीसरा था एंडर्स लार्सन, जिसे डैनिश हैमर भी कहा जाता था। वो बहुत ताकतवर था और बचपन से ही नंगे हाथों से लड़ना और शिकार करना पसंद करता था। चाकू और तीर कमान चलाने में तो वो मास्टर था। उसके भाई को गेस्टापो ने तड़पा तड़पा कर मार डाला था। इसी वजह से लार्सन को अपने हाथों से नाजियों को फाड़ डालने की बीमारी हो गई थी। और आखिरी था, वो भी आर्मी का ही बंदा था। वो न सिर्फ प्लानिंग करने में माहिर था बल्कि एक बेहतरीन सर्जन भी था। लेकिन नाजियों की जासूसी करते वक्त वो पकड़ा गया और अब ला पाल्मा आइलैंड पर कैद था। जर्मन सैनिक उस पर कड़ी नजर रख रहे थे, क्योंकि उसके पास बहुत जरूरी खुफिया जानकारी थी। इसलिए उसे पहले बचाना बहुत जरूरी था। ऑपरेशन शुरू हुआ। 2 अंडरकवर एजेंट, खूबसूरत एजेंट स्टीवर्ट और ब्लैक एजेंट हेरॉन, उनका काम था दुश्मन के इलाके में पहले ही घुसकर जासूसी करना और उस सप्लाई शिप का सही लोकेशन पता लगाना। दोनों एक ट्रेन में गरीबों की तरह नाटक करते हुए बड़ी बड़ी महंगी डिशेस के बारे में बातें करने लगे, और आखिर में सिर्फ एक पत्ता गोभी और ब्लैक ब्रेड का ऑर्डर दिया। हेरॉन अपने टारगेट पर नजर गड़ाए हुए था। जैसे ही उस आदमी ने अपना ब्रीफ केस नीचे रखा, हेरॉन ने तुरंत इशारा कर दिया। स्टीवर्ट तेजी से उठी। वो हाथ में एक बड़ा सा सूटकेस लेकर आगे बढ़ी। तभी एक नशे में धुत सैनिक ने उसे रोक लिया। वो उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगा और उसे साथ बैठकर ड्रिंक पीने को कहने लगा। स्टीवर्ट ने मौका देखकर अपना सूटकेस उस ब्रीफ केस के ऊपर रख दिया और उसे साफ मना कर दिया। लेकिन वो सैनिक हार मानने वाला नहीं था। तभी अच्छी बात यह हुई कि दूर खड़े एक अफसर ने उस सैनिक को डांट दिया, जिससे स्टीवर्ट को मौका मिल गया। उसने सूटकेस उठाया और आगे बढ़ गई। लेकिन कौन जानता था कि वो अफसर अपनी टोपी पहनकर सीधा स्टीवर्ट के पास आएगा और कहेगा, मैडम आपने एक जुर्म किया है। क्या
मेरे सूटकेस में कोई दिक्कत है क्या? औरतों को सूटकेस ले जाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई जेंटलमैन साथ ना हो। कमाल है। इतनी देर बाद समझ आया कि वो अफसर भी स्टीवर्ड से फ्लर्ट करना चाहता था। हेरोन ने ये देखकर तुरंत सूटकेस अपने हाथ में ले लिया। फिर दोनों जल्दी से अपने केबिन में वापस आ गए, दरवाजा लॉक किया और पहले से तैयार अपना ट्रांसमीटर निकाल लिया। चलो भाई, काम शुरू करते हैं। स्टीवर्ट ने पनडुब्बी और सप्लाई शिप से जुड़ी वो टॉप सीक्रेट फाइल खोजना शुरू किया। वही हेरोन हेडक्वार्टर से संपर्क करने लगा। दोनों ने मिलकर काम किया और मैसेज भेजना शुरू कर दिया। वेपन्स और हथियारों की जांच वाला काम पूरा हो गया। स्टीवर्ट ने अफसर का ध्यान भटकाने के लिए उसे झूठा थैंक यू बोला, जबकि हेरोन ने गिरने का नाटक किया और मौका देखकर वो ब्रीफकेस वापस उसी जगह पर रख दिया। दोनों अपनी सीट पर बैठ गए और उनका वो सस्ता खाना भी आ गया। दूसरी तरफ इंग्लैंड में कुछ नेता हार मान लेना चाहते थे, लेकिन चर्चिल अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, ऐसे लोगों के सामने झुकने का मतलब है इंग्लैंड का हमेशा के लिए बर्बाद होना। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर ये मिशन दुनिया के सामने आ गया तो संसद उन्हें पद से हटा देगी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बड़ा जुआ खेला। ये ग्रेट ब्रिटेन की आखिरी उम्मीद थी। अब कैमरा वापस सुसाइड स्क्वाड पर आता है। उनका पहला काम था एब को बचाना, जिसके पास खुफिया जानकारी थी। बिना वक्त बर्बाद किए वो एक आम सी मछली पकड़ने वाली नाव लेकर चट्टान के पास पहुंचे, हथियार साथ लिए और रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ गए। जासूसी करने पर पता चला कि इस बेस पर करीब 70 से 80 लोग थे। मतलब अगर हिसाब लगाएं तो हर एक को कम से कम 20 आदमियों को मारना होगा, तभी वो बंधक को बचा पाएंगे। गस ने पहले वॉच टावर पर कब्जा करने और फिर रेडियो रूम जाने का फैसला किया। कंट्रोल रूम में घुसते ही उसने देखा कि वहाँ 2 गेस्टापो अफसर आ गए हैं। ऐसा लगता है कि एलन को शिफ्ट किए जाने का रिस्क है, तो हमें मिशन पहले ही शुरू करना होगा। बातों ही बातों में 2 पेट्रोलिंग गार्ड्स ने उन्हें देख लिया। एक ही नजर में पता चल गया कि ये लार्सन का काम है। जब काम शुरू हो ही गया है तो लोहा गर्म है, मार 2 हथौड़ा। उसने सीधे एक तीर से वॉच टावर पर खड़े कई गार्ड्स को मार गिराया और फिर एक और तीर से गार्ड्स को कबाब की तरह पिरो दिया। इसके बाद चारों बाड़ खोलकर कैंप में घुस गए और 2 टीमों में बंटकर सफाई शुरू कर दी। वहां के एक कमरे में एक ऑफिसर मस्ती में डूबा हुआ था और वो हंसने में इतना मगन था कि तभी मीटिंग कर रहे एक छोटे सैनिक को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसके बॉस ने उसकी बात काट दी। अब सब घबरा गए और एक एक करके मरने के लिए बाहर भागने लगे। जब कंफर्म हो गया कि कोई जिंदा नहीं बचा है तो गस मरे हुए गेस्टापो को देखकर खुश हुआ। इसके बाद उसने शानदार एम्पायर ईगल वाली टोपी और लेदर कोट पहना और एकदम स्वैग से बाहर आ गया। उधर लार्सन अकेला ही टॉर्चर रूम में घुस गया और दुश्मनों को धो डाला। एलन की हालत देखकर थोड़ा अजीब लगा। भाई सच में एक्शन हीरो है। उसने जल्दी ही लड़ाई खत्म कर दी। गस के वहां पहुंचने पर एलन को समझ आया कि उसके दोस्त उसे बचाने आ गए हैं। फाइनली वो सही सलामत बच गया और सब लोग स्वैग से निकल गए। अब शुरू होता है मिशन का दूसरा फेज। टीम ने जर्मन सबमरीन से बचने के लिए एक बड़ा चक्कर लगाने का प्लान बनाया और फर्नांडो पो आइलैंड पहुंचने का सोचा। उधर 2 एजेंट्स पहले ही पहुंच चुके थे। हेरोन का यहाँ एक पुराना बार था जहां वो सालों से दुश्मनों के बीच एक लोकल की तरह घुल मिल गया था। उसने प्लान किया कि जिस दिन टीम अटैक करेगी वो ऑफिसर्स के लिए एक शानदार पार्टी रखेगा ताकि उनका ध्यान भटकाया जा सके। लेकिन बेस का कमांडर ल्यूक ऐसी पार्टी में कभी नहीं आता था। स्टुअर्ट एक यहूदी था और उसकी मां नाजियों के हाथों मारी गई थी। जब उसने ल्यूक को देखा तो उसके अंदर नफरत और डर दोनों था, लेकिन इस बार उसका काम ल्यूक को बिजी रखना था। इसलिए स्टुअर्ट ने न्यूयॉर्क की एक गोल्ड डीलर का रूप लिया और हेरोन की सिफारिश पर अपनी खूबसूरती और बातों के जादू से ल्यूक का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। एक दिन जल्दी ही हेरोन को एक जर्मन कैप्टन से बात करते हुए पता चला कि सबमरीन प्लान से 3 दिन पहले ही आइलैंड से निकल जाएगी। तभी स्टुअर्ट की खूबसूरती का जादू चल गया और ल्यूक उसके पीछे आ गया। लेकिन ये चालाक लोमड़ी बातों ही बातों में स्टुअर्ट को टेस्ट कर रहा था। तुम जर्मन आर्मी के बारे में क्या सोचती हो? मैं सिर्फ जर्मन आर्मी की इज्जत ही नहीं करती, बल्कि मैं भी एक इंसान हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, स्टुअर्ट ने खुद को दाव पर लगाकर ल्यूक को पार्टी में आने के लिए मना लिया। कमरे में वापस आकर हेरोन ने फर्श के नीचे छिपे रेडियो को निकाला और हेडक्वार्टर को मैसेज भेज दिया। टीम को पता चल गया कि प्लान 3 दिन पहले करना होगा। अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए उन्हें रिस्क लेना पड़ा और सबमरीन की नजरों से बचकर आइलैंड में घुसना पड़ा। लेकिन इस रास्ते में सिर्फ नाजियों से ही नहीं बल्कि अपनों से भी बचना था। जैसा कि चर्चिल ने कहा था, इस टीम को ऑफिशियली कोई नहीं जानता, लेकिन सही काम के लिए टीम ने रिस्क लेने का फैसला किया। इसी बीच जर्मन आर्मी ने लंदन पर हवाई हमले तेज कर दिए, जिससे टीम पर प्रेशर बढ़ गया और इसी मुसीबत के टाइम पर उनका सामना अपनी ही नेवी से हो गया। उन्होंने झूठ बोलने की कोशिश की, लेकिन एक ऑफिसर ने गस की कर्नल वाली पहचान को पकड़ लिया। ऑफिसर ने कहा कि ये इंटरनेशनल एरिया है और परमिशन के बिना एंट्री मना है। किस्मत से जर्मन सबमरीन ने उन पर अटैक कर दिया और नेवी के जहाज पर सायरन बजने लगा। अब वो मछली पकड़ने वाली नावजात तो हो गई, लेकिन जान का ततरा अभी भी था। टारपीडो फटने लगे और उन्हें बस अपनी जान बचानी थी। सीन बदलता है और प्लान को फुलप्रूफ बनाने के लिए दोनों एजेंट्स आइलैंड के एक बहुत ही पावरफुल इंसान से मिलते हैं जो नाजियों से नफरत करता था, वहां के लोकल लीडर बिली से। शुरू में बिली ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन किसने सोचा था कि स्टुअर्ट की कुछ ही बातों ने बिली को मना लिया और फिर ड्यूक ने कहा, इसे तब तक धकेलो जब तक ये रुक न जाए। हाँ 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 हाँ। लेकिन पर इतना ही उसे अपने साथ मिलाने के लिए काफी नहीं था, तो स्टुअर्ट ने उसे अपना गन वाला टैलेंट दिखाया। कुछ दिनों बाद टीम आइलैंड के पास पहुंच गई और उन दोनों से मिल गई। अब बिली और उसके आदमियों का सपोर्ट मिलने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उन्होंने तय किया कि पोर्ट की लाइट्स उड़ाना उनका सिग्नल होगा। लाइट्स बंद होने का मतलब होगा कि मिशन शुरू। जल्दी ही हेरोन को लाइट रूम में घुसने का मौका मिल गया और उसने बॉम्ब छिपा दिए, लेकिन तभी गार्ड्स ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। जैसा सोचा था, जीतने के लिए कुछ अलग तो करना ही होगा। रात में कॉस्ट्यूम पार्टी अपने टाइम पर शुरू हुई। ड्यूटी पर मौजूद कुछ गार्ड्स को छोड़कर आइलैंड के सारे सैनिक वहां इकट्ठा थे और फुल पार्टी के मूड में थे। लेकिन पार्टी में स्टुअर्ट को अचानक पता चला कि सप्लाई शिप को बहुत हैवी स्टील से कवर किया गया है और उसे डुबाया नहीं जा सकता, इसलिए मिशन रोकना पड़ेगा। स्टुअर्ट
ने जल्दी से ये खबर हेरोन को दी। हेरोन भागकर गाड़ी में बैठा और सीधा पोर्ट के लाइट रूम की तरफ गया, लेकिन वो थोड़ा लेट हो गया। अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हेरोन ने अपनी टॉर्च से मोर्स कोड भेजकर दुश्मनों को इशारा किया कि मिशन रोक दो। इसके तुरंत बाद उसने हेडक्वार्टर में फोन करके लीडर को अलर्ट किया, लेकिन ऑपरेटर उस जनरल बॉन्ड का आदमी था जो हार मानना चाहता था। बॉन्ड ने सुनते ही टीम को मिशन रोकने का आर्डर दिया और चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाने की तैयारी शुरू कर दी। गस ने ये सुनकर अपना दिमाग लगाया और उन्हें बातों में उलझाने लगा। सुसाइड स्क्वाड पर फिर से दबाव आ गया, लेकिन काफी चर्चा के बाद भी उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तभी रणनीति के उस्ताद अपू ने कहा कि अगर हम इसे उड़ा नहीं सकते तो क्यों ना हम इस जहाज को ही चुरा लें। गोताखोर ने शक जताते हुए कहा कि मरम्मत के बाद जहाज का वजन पहले से दोगुना हो गया होगा। इसे सीधे ले जाने के लिए पूरी क्रू की जरूरत होगी, जो कि बिल्कुल नामुमकिन है। अपू ने सलाह दी कि बगल में खड़ी 2 टगबोट्स पर पहले कब्जा किया जाए और फिर उनकी मदद से सप्लाई शिप को खींचकर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा में ब्रिटिश नेवी को सौंप दिया जाए। लेकिन उस विशाल एंकर चेन का क्या होगा? अपू ने चिनकर कहा कि उसे उड़ा देंगे, भागने वाली जगह पर पहले से ही बम लगा देंगे, जो भी आएगा वो मरेगा। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। मिशन शुरू होता है। स्टुअर्ट पार्टी में अपने शानदार डांस और सुरीली आवाज से सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। बस वो चालाक लुअर ही उसे शक की नजर से देख रहा था। इसी बीच लार्सन ने एक ही झटके में गार्ड को मार गिराया। पूरी टीम अलग अलग हिस्सों में बंट गई और बिना कोई शोर मचाए बंदरगाह के करीब पहुंच गई। गस एक सैन्य अफसर की वर्दी पहनकर किनारे के सारे पहरेदारों और गश्त लगा रहे सैनिकों को ठिकाने लगा रहा था। गोताखोरों ने बम लगाना शुरू कर दिया। अपू अपनी टीम के साथ चुपके से सप्लाई शिप पर चढ़ गया। लार्सन ने एंकर पर बम बांध दिए। अपू जहाज के अंदर की कमान संभाल रहा था और लार्सन बाहर की। लेकिन डांस हॉल में स्टुअर्ट की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके गाने के एक शब्द से ही उसकी यहूदी पहचान उजागर हो गई। लुअर किसी शिकारी की तरह स्टुअर्ट को घूर रहा था। उसने स्टुअर्ट को अपने घर चलने का न्योता दिया ताकि वो अकेले में समय बिता सके। इसी बीच अपू की तरफ जबरदस्त लड़ाई चल रही थी। एक ग्रेनेड ने पावर सिस्टम को उड़ा दिया और अलार्म बजने लगे। ये दुश्मनों को बाहर निकालने की चाल थी। सारे सैनिक एक एक करके बाहर आए और मारे गए। गस ने हेनरी और हेरोन के साथ मिलकर पार्टी में आए सभी सैनिकों को अंदर ही बंद कर दिया। वहीं दूसरी तरफ लार्सन हमेशा की तरह अपनी जगह डटा हुआ था और एक कसाई की तरह नाजियों को बेरहमी से मारने लगा। उसके सारे तीर सीधे निशाने पर लग रहे थे। वो बेहद फुर्ती से बिना कोई गलती किए काम तमाम कर रहा था। जहाज के अंदर के सभी सैनिक मारे गए और सप्लाई शिप पर सफलतापूर्वक कब्जा हो गया। टगबोट्स की तरफ भी सब सही चल रहा था। उन्होंने कुछ सैनिकों को आसानी से निपटा दिया और टगबोट्स को अपने कंट्रोल में ले लिया। गस और गोताखोरों ने एक दूसरे से मुलाकात की। गस ने तुरंत अपू को सिग्नल दिया। दोनों तरफ से सब तैयार था और अब बस जहाज के रवाना होने का इंतजार था। अब सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी थी कि कब एंकर चेन को उड़ाया जाए। धमाके की आवाज सुनकर सारे सैनिक उस तरफ भागे, लेकिन उनके लिए बाहर निकल पाना आसान नहीं था। स्टुअर्ट लुअर के साथ उसके घर आ गई थी। वहां अलग अलग तरह के यातना देने वाले हथियार देखकर वो समझ गई कि उसका भांडा फूट चुका है। लुअर ने मुस्कुराते हुए सिगरेट जलाई और एक खौफनाक खेल शुरू करने ही वाला था कि तभी एक जोर का धमाका हुआ और फ्यूल डिपो उड़ गया। सारे सैनिक तुरंत बंदरगाह की तरफ दौड़ पड़े। लड़ने वाली टीम को अब अपनी पूरी ताकत झोंकनी पड़ी। उन्होंने मशीन गनों से किनारे की तरफ अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जर्मन सैनिकों को कुछ देर के लिए रोक दिया। लेकिन जल्द ही दुश्मनों ने दोबारा हमला बोल दिया। टीम की फायरिंग की आड़ में बिली के साथियों ने आखिरकार टगबोट को पूरी स्पीड में दौड़ा दिया और सप्लाई शिप को खींचकर समंदर की तरफ ले भागे। और बहुत जल्द वो जर्मन सैनिकों की फायरिंग रेंज से बहुत दूर निकल गए। बहुत देर से वहां पहुंचा। लुअर ये सब देखकर इतना भड़क गया कि उसने मौके पर ही अफसर को गोली मार दी। उसने अपने आदमियों को टॉर्पेडो बोट चालू करने को कहा और सप्लाई शिप वापस लाने का आदेश दिया। लेकिन जो बात वो सोच रहा था, क्या सुसाइड स्क्वाड ने वो नहीं सोची होगी? वहां लगा बम देखकर लुअर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तभी सैनिक स्टुअर्ट को पकड़कर बंदरगाह पर ले आए। ऐसा लग रहा था कि अब उसका सारा गुस्सा इसी लड़की पर निकलेगा। लेकिन स्टुअर्ट बिल्कुल नहीं घबराई और उसने अपनी ड्रेस को थोड़ा ऊपर कर दिया। लुअर को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी आंखों में खून सवार था और वो स्टुअर्ट के टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। इसी बीच स्टुअर्ट ने एक छोटी सी पिस्तौल निकाली और लुअर वही मारा गया। अंधेरे में छुपे हेरोन ने तुरंत बाहर आकर आसपास के सैनिकों को मार गिराया। वही गस को इंतजार कर रहे चीफ ने बार बार कहा कि अगर और देर हुई तो सप्लाई शिप से संपर्क टूट जाएगा। लेकिन गस ने कहा कि वो थोड़ा और इंतजार करेगा। आखिरकार उन्हें एक बोट आती हुई दिखी और दोनों एजेंट सुरक्षित अपनी टीम से मिल गए। इसके बाद गस की टीम ने ब्रिटिश नेवी से संपर्क किया। रात बीत चुकी थी और सुबह की चमकती धूप में समंदर के बीच एक आम टगबोट जर्मन डचेस जहाज को खींच कर ले जा रही थी। सप्लाई शिप को सफलतापूर्वक ब्रिटिश नेवी को सौंप दिया गया। लेकिन जहाज पर चढ़ते ही उन्हें जनरल पाउंड के आदमियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें वापस ब्रिटेन भेजा जाएगा और उन पर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा। सावधान 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 सावधान। 4 हफ्ते बाद चर्चिल खुद उनसे मिलने एल्डरशॉट जेल पहुंचे और अपने साथ एक अच्छी खबर लाए कि अमेरिकी सैनिकों की पहली खेप वहां पहुंच चुकी है और ब्रिटेन बच गया। सैनिकों ने उनकी हथकड़ियां खोल दी और उनके लिए एक शानदार दावत का इंतजाम किया गया। अंत में चर्चिल ने इस 6 लोगों की टीम को अपनी कमांड में ले लिया और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस फिल्म को लेकर लोगों की मिलीजुली राय थी। बहुत से दर्शकों ने कहा कि कहानी किसी बच्चों के खेल जैसी लग रही थी। टीम ने बिना किसी नुकसान के सप्लाई शिप छीन लिया। जर्मन सेना पूरे समय शांत रही और उन्होंने कोई खास बचाव भी नहीं किया। लेकिन कहानी हमेशा असलियत से ही जन्म लेती है। ये कहानी भले ही अजीब लगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। ये फिल्म एक सच्ची ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पनडुब्बियों ने अटलांटिक में वोल्फ पैक रणनीति अपनाई थी। ब्रिटेन ने हार मानकर ऑपरेशन पोस्टमास्टर शुरू किया। उन्होंने एक छोटी सी टीम को एक बंदरगाह पर भेजा और जर्मन सप्लाई शिप पर कब्जा कर लिया। यही वो टीम थी जिसने बिना किसी शोर के इस मिशन को पूरा किया था। इस इतिहास का खुलासा 2016 में ही हुआ। फिल्म के अंत में दिखाया गया है कि फिल्म का हर किरदार असल जिंदगी के लोगों से प्रेरित था। कैप्टन गस असल में जेम्स
बांड के किरदारों में से एक है। इतिहास के मुताबिक स्टुअर्ट ने बाद में गस से शादी कर ली थी और युद्ध के बीच पनपी ये एक खूबसूरत प्रेम कहानी थी। कोई भी युद्ध मशीन दुश्मनों से ज्यादा दिन तक नहीं बच सकती। जर्मनी ने पहले फ्रांस और इंग्लैंड से पंगा लिया और बाद में समझौते को तोड़ते हुए सोवियत पर भी हमला कर दिया। जर्मन सेना की बड़ी ताकत सोवियत संघ की कड़ाके की ठंड में फंस गई। पूरब में सोवियत संघ ने पलटवार किया और पश्चिम में मित्र देशों ने नॉर्मंडी में हमला बोल दिया। जर्मन सेना चारों तरफ से घिर गई, उनकी सप्लाई बंद हो गई और उनके साथ इटली और जापान जैसे दो बेवकूफ साथी भी थे। ऊपर से हिटलर की कई गलतियों की वजह से स्टालिनग्राड और कई अन्य अहम युद्धों में लाखों बेहतरीन जर्मन सैनिक मारे गए। अंत में उन्हें उनकी अपनी गलतियों ने ही बर्बाद कर दिया। ऐसा नहीं था कि उनके पास हथियारों की कमी थी, बल्कि उनकी लालच बहुत ज्यादा थी। जब पूरी दुनिया ने एकजुट होकर उनका विरोध किया तो इस युद्ध में शुरू से ही उनकी हार तय हो गई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और फॉलो जरूर करें। मैं आपको सिनेमा के जरिए इंसानियत और भरोसे की कहानियां दिखाता रहूंगा।